वेलकम। आप सभी विद्वान गणों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी तक हमने आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि का गहराई से अध्ययन किया है। आज इसी कड़ी में लगातार आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यह गणित तथा विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि में से एक मानी जाती है, जो अवलोकन द्वारा सीखना तथा करके सीखना के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसे आगमन विधि का क्रियात्मक रूप भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न बनते हैं? यानी जो प्रयोगशाला विधि है वो गणित और विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है तथा यह करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना, इन दो सिद्धांतों पर आधारित है तथा इस विधि को आगमन विधि का क्रियात्मक रूप कहते हैं। प्रश्न किस प्रकार बनेगा आपके एग्जाम में? प्रश्न इस प्रकार आएगा कि आगमन विधि का कौन सी विधि क्रियात्मक रूप है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। प्रश्न यूं बनेगा कि करके सीखना सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। तथा यह प्रजातांत्रिक व्यू रचनाओं का श्रेष्ठतम उदाहरण होती है, जिसमें अध्यापक पार्श्व यानी गौण भूमिका में होता है एवं केवल विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता है तथा विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर विज्ञान गणित के सिद्धांतों तथा नियमों का परीक्षण करते हैं। यानी ये जो विधि है ये प्रजातांत्रिक व्यू रचनाओं का श्रेष्ठतम उदाहरण कह सकते हैं। प्रजातांत्रिक विधि है ये। इसमें जो अध्यापक होता है उसकी गौण भूमिका होती है, यानी वो केवल और केवल बालक का क्या होता है? मार्गदर्शक करने वाला होता है। और यहाँ पे जो सक्रिय रहता है वो बालक एक्टिव रहता है और बालक को ही सब कुछ क्या होता है? करना होता है। उसी को गणित के सिद्धांतों और नियमों का परीक्षण करना होता है। अध्यापक केवल अपनी गौण भूमिका निभाता है, यानी बालक का मार्गदर्शक होता है। इस विधि में विषय वस्तु के सैद्धांतिक ज्ञान तथा विद्यार्थी द्वारा किए गए परीक्षणों में सीधा संबंध होता है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। यानी इस विधि में जो बालक प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर रहा है उसके सैद्धांतिक ज्ञान से सीधा संबंध होता है। जब दोनों का सीधा संबंध है तो बालक मतलब उस सैद्धांतिक ज्ञान को रटता नहीं है, वह प्रयोग द्वारा स्वयं करके उसको सीखता है। इसलिए जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि के सोपान, यानी प्रयोगशाला विधि के पद क्या है, किस क्रम में हम इस विधि को उपयोग में लाएंगे। चलिए देखते हैं। इसका पहला सोपान है कि प्रयोग के उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे पहले प्रयोग जो हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे, फिर आवश्यक उपकरणों या सामग्रियों की व्यवस्था करेंगे। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम क्या करेंगे? आपसे आवश्यक उपकरणों को हम क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रयोग सिद्धांत या नियम के आधार पर परीक्षण प्राप्त करना। फिर हम सिद्धांत या नियम को उपयोग में लेते हुए क्या करेंगे? परीक्षण लेंगे। नेक्स्ट। और उसके बाद परिणामों या निष्कर्षों की प्राप्ति करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? परिमाण निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अंतिम में सिद्धांतों का परीक्षण करेंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रयोगशाला मेथड के सोपान अच्छे से समझ में आए होंगे और इन सोपान को आपको क्या करना है? याद रखना है, क्रम। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सोपान प्रयोगशाला विधि का नहीं है या फिर है। इस प्रकार के प्रश्न बने एग्जाम में और आने वाली भर्तियों में भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि के गुण। जी हाँ, प्रयोगशाला विधि के कौन कौन से गुण हैं। पहला, ज्ञानेंद्रिय द्वारा करके सीखने के सिद्धांत द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्त होती है।
यानी प्रयोगशाला विधि में बालक अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए करके सीखता है। इसलिए जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दूसरा, आगमनात्मक शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से प्रमाण आदि का प्रयोग करती है। इस विधि में पहले से हमने पढ़ा है कि यह विधि आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। तो जो आगमन विधि है उसके जो शिक्षण सूत्र हैं उन शिक्षण सूत्रों को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तीसरा, शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। यानी ये कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में क्या होती है, सहायक होती है, क्योंकि बालक यहाँ स्वयं एक्टिव रहता है, सक्रिय रहकर स्वयं करके सीखता है, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट, अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक के अंदर खोज करने की, स्वयं कुछ करने की क्षमता का विकास होता है, उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि के दोष क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। पहला इसका दोष यह है कि खर्चीली विधि होती है, इसमें खर्चा बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे उपकरण चाहिए प्रयोग करने के लिए, उपकरण चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, और वहाँ पर बहुत सारी क्या व्यवस्था चाहिए, लाइट चाहिए, इसलिए इसमें क्या होता है, खर्चा बहुत होता है। तो ये विधि क्या होती है, खर्चीली होती है, इसलिए इसको हर जगह हम क्या करते हैं, प्रयोग में नहीं ला सकते। दूसरा, पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से करती है। ये विधि पाठ्यक्रम का विकास जो करेगा धीमी गति से करेगा, और पाठ्यक्रम को टाइम पे पूर्ण भी नहीं कर पाएगी यह। नेक्स्ट, प्रत्येक उप विषय को इस विधि से पढ़ाना संभव नहीं होता है। प्रयोगशाला विधि के द्वारा हम हिंदी को नहीं पढ़ा सकते, सामाजिक को नहीं पढ़ा सकते। हाँ, इसको विज्ञान और गणित को हम पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, वो बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विषय को इस विधि से पढ़ाना असंभव है। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, छोटी कक्षाओं के लिए तो इसका उपयोग हम कर भी नहीं सकते, आप सभी को पता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा प्रयोगशाला विधि, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि यानी प्रयोजना विधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे साथ लगातार अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।